हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी की सभी। उम्मीद करता हूँ मज़े में सारे बच्चे टनाटन होंगे, पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, घर पे स्वच्छ सुरक्षित रहे होंगे। तो यार देखो, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप किया था। वो था यूनिवर्स, और यूनिवर्स में हमने प्लैनेट्स को पढ़ लिया था। सन है, उसके बाद हमारे प्लैनेट्स आते हैं, जिसका मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी दिया था याद करने का। माय वेरी एलिगेंट मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट्स। ठीक है, उसके बाद इनर प्लैनेट क्या है, आउटर प्लैनेट क्या है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो जितनी भी चीज़ें हमने देखी थी वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट थी और आपको सारी की सारी अपने ब्रेन में फिट कर लेनी है, क्योंकि कुछ ट्रिक्स भी मैंने आपको बताई थी याद करने की, और कुछ इस तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी जिससे कि आपको याद रहे। अगर मैं बोलता हूँ कि ये बड़े वाले हैं तो आपको जुपिटर याद आ जाना चाहिए, और बड़े वाले हैं तो दूसरे बड़े वाले कौन से हैं तो आपको कौन सा प्लैनेट याद आ जाना चाहिए, आपको सैटर्न याद आ जाना चाहिए, है ना। और आपको अगर हम बात करें कि गॉड ऑफ स्काई कौन है, गॉड ऑफ सी कौन है, मतलब इनके नाम पर जो रोमन गॉड्स हैं उनके नाम पर ये किसका किसका नाम पड़ा है, तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, याद रहनी चाहिए। अच्छा, इसके अंदर हमने वीनस के बारे में देखा, मरकरी देखा हमने, फिर हमने मार्स देखा, फिर हमने जुपिटर देखा, सैटर्न देखा, यूरेनस देखा और नेपच्यून देखा। ठीक है, अर्थ के बारे में भी मैंने थोड़ी बहुत आपसे बात कर ली थी कि अर्थ क्या है, कैसा है। इसके बारे में हमने टिल्ट भी बात करी थी कि टिल्ट की वजह से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑलमोस्ट अर्थ का ये वाला पार्ट हमने कवर अप कर लिया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि मून क्या है हमारा। मून से हम स्टार्ट करेंगे और अर्थ और रोटेशन रिवॉल्यूशन क्या होता है, ये चीज़ें भी हम यहाँ पर सीखेंगे। तो देखो यार, अर्थ का हमने रोटेशन बताया था कि 24 घंटे में कंप्लीट रोटेशन कर लेता है। तो यहाँ पर वही चीज़ें आपको मेंशन्ड है कि 23 घंटे 56 मिनट ये बताता है, तो लगभग ये उतना हम मान के चलते हैं, ओवरऑल 24 आवर्स। ठीक है, तो 24 घंटे में रोटेशन कंप्लीट कर देता है। अच्छा, अर्थ का रोटेशन किस किस चीज़ को कॉज करता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो यार, अर्थ घूमती है, हम कहते हैं ठीक है रोटेट करती है, हमें तो नहीं पता चलता कि रोटेट करती है कि नहीं करती है। क्यों नहीं पता चलता है? उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि हम अर्थ के सरफेस पर लाई करते हैं और उसी के साथ हम भी रोटेट करते चलते हैं। तो जब सपोज करो कि आप किसी बस की छत पे खड़े हो या ट्रेन चल रही है और ट्रेन चलती जा रही है, तो उस पर आप खड़े हो, तो भाई ट्रेन की स्पीड के साथ आप भी चलते रहोगे। तो उसी तरीके से जब अर्थ रोटेट करती है तो उसके साथ हम भी वहाँ पर रोटेट कर रहे होते हैं। ये चीज़ क्लियर है? तो देखो, रोटेशन होता है तो रोटेशन क्या होता है, मैंने बताया था कि हमारा सन है एक पावर सोर्स है, पूरा एनर्जी का एक सोर्स है हमारे सोलर सिस्टम का। ठीक है, जिसकी हमने एज भी बताई थी कि 5 बिलियन ईयर्स अब तक एज हो चुकी है, बाकी 10 बिलियन ईयर्स उसकी टोटल एज है, अभी बहुत सारा उसे जीना है। लेकिन हमने ये बताया था कि अर्थ जो है थोड़ी सी टिल्टेड है। अब वो टिल्टेड है, ठीक है, अब टिल्टेड है जिसकी वजह से वहाँ पर हमारे सीजन्स वगैरह चेंज होते हैं। सीजन्स वगैरह चेंज होते हैं टिल्ट की वजह से, हमने ये मान ली बात। लेकिन सीजन्स चेंज क्यों होते हैं? बस सिर्फ टिल्ट होने की वजह से कि ये जो अर्थ है हल्की सी टिल्टेड है इस तरीके से, ये ज़्यादा हो गया। लेकिन हाँ, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल ये टिल्टेड है, तो क्या सिर्फ इससे सीजन चेंज होते हैं? नहीं भाई, ये इस एक्सिस पे घूमती भी है ना भाई, ये इस एक्सिस पे घूमती भी है। तो जब इस एक्सिस पे ये घूमती है तो इसका मतलब क्या है कि ये रोटेशन कर रही है। तो जब रोटेशन होता है तो डे और नाइट में हमें देखने को मिलता है 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। ये एक हम नॉर्मल लेकर चल रहे हैं, कॉमन लेकर चल रहे हैं। वैसे डे नाइट में जो डिफरेंस होता है वो, जैसे गर्मियों के दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है, सर्दियों की रात बड़ी दिन छोटे, ऐसा करके हम बोलते हैं ना। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो अलग सेगमेंट है, उसे हम सोलिस्टिस वगैरह जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो रोटेशन जब हो रहा है और ये टिल्टेड भी है, तो रोटेशन क्या क्या कॉज कर रहा है? सबसे पहले डे नाइट होना, ये सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर आपका डे हो रहा है या नाइट हो रहा है, ये रोटेशन की वजह से हो रहा है। अगर हम पोल्स पे बात करें, पोल्स पे, तो पोल्स एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर देखो यार, वो उसकी वही जगह है, वो चेंज हो ही नहीं रही है। तो अगर वहाँ दिन होगा तो वो दिन ही रहेगा, और अगर वहाँ रात होगी तो वो रात ही रहेगी, अनटिल एंड अनलेस वो रिवॉल्व कर रही है तब तक। ठीक है, यानी कि वो चीज़ें भी हम बाद में आपको समझाऊंगा कि कैसे किस प्लेस पर लगातार दिन रहता है 6-6 महीने तक, रात रहती है लगातार। तो आप चौंक जाओ कि ऐसी भी कोई जगह होती है। हाँ भाई, ऐसी जगह होती है और आपने उनका नाम भी सुना होगा। ठीक है, चलो, तो अर्थ का रोटेशन जो होता है वो डे और नाइट में कन्वर्जन का एक काम करता है। दूसरा, जो विंड और जो ओशन करंट्स आते हैं, यानी कि करंट का मतलब ये नहीं कि बिजली के झटके आते हैं, इसका मतलब जो हवाएं चलती हैं, जो बारिश आती है,
जो तूफान आता है, सुनामी आता है, उनके डायरेक्शंस को बदलने में, उनके डायरेक्शंस को स्थापित करने में, उन्हें डायरेक्ट करने में भी मदद करता है हमारा क्या, रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, अगर हम बात करें टाइड्स की, तो टाइड्स के राइज और फॉल में भी हमारा रोटेशन मदद करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद मैं बात कर रहा था कि लॉन्गेस्ट डे कहाँ होता है, लॉन्गेस्ट नाइट कहाँ होती है। तो लॉन्गेस्ट डे जो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जून के अंदर होता है, वहीं उसी टाइम पर जो शॉर्टेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो 22 दिसंबर को होता है, और इसका वाइस वर्सा होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। यानी कि अगर 21 जून को लंबा दिन है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो वहीं दूसरी साइड में साउथ हेमिस्फीयर में वहां पर छोटा दिन होगा। ठीक है, ऐसे वाइस वर्सा चलता है। मैं जब सॉलिस्टिस आपको क्लियरली समझाऊंगा तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरली ये समझ आएगी बात। ठीक है, अच्छा, डे और नाइट जो होते हैं हमेशा इक्वल रहते हैं ऑलमोस्ट, कहाँ पर, इक्वेटर पर। ये हमारा अर्थ है, तो ये हिस्सा जो है ये इक्वेटर कहलाता है इस साइड पे। तो यहाँ डे और नाइट, यहाँ जो लोग होंगे रहते होंगे जो अर्थ के सरफेस पे, तो यहाँ डे और नाइट ऑलमोस्ट इक्वल रहते हैं क्योंकि ये इक्वेटर पर है। ठीक है, इक्वेटर यानी कि इक्वली समझ लो, एक याद करने का तरीका। ठीक है, आगे आते हैं, हम मून की बात करते हैं। तो हमने अर्थ को समझा, उसका रोटेशन समझा, और कुछ तो है नहीं अर्थ के बारे में। अभी हम मून समझ लेते हैं। देखो मून क्या है, मून एक ओनली नेचुरल सैटेलाइट है हमारे अर्थ की। तो हमने देखा था कि मरकरी के पास, वीनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, मरकरी के पास और वीनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं है। उसके बाद हमारा अर्थ आता है, तो जो अर्थ आता है, अर्थ के पास क्या है, एक ओनली सैटेलाइट है, वो है मून। ठीक है, तो मून हमारा एक ओनली सैटेलाइट है, ये आपको पता ही है, बहुत कॉमन सी चीज है, जैसे आप देखते हो। तो इसका डायमीटर क्या है, इसका डायमीटर अगर आप बात करोगे, अगर हम अर्थ के डायमीटर से कंपेयर करें तो लगभग 1/4 ऑफ अर्थ डायमीटर होता है, 1/4 ऑफ अर्थ डायमीटर होता है, अर्थ डायमीटर। ठीक है, जैसे कि इसमें डायमीटर दिया है 3475 किलोमीटर, तो अर्थ का कितना हो गया, इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, सरकमफरेंस इसकी जो होती है 11,000 किलोमीटर की होती है। इन चीज़ों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसका सरकमफरेंस क्या है, डायमीटर क्या है। ग्रेविटेशनल पुल, हम कहते हैं कि अगर हम वहाँ जाएंगे मून पर तो हमारा वेट 1/6 हो जाता है। तो यानी कि वहाँ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो 1/6 ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ है। अर्थ पे अगर 10 है ग्रेविटेशनल पुल तो वहाँ पर 1/6 हो जाएगा, यानी कि 10/6 हो जाएगा। ठीक है, 1/6 टाइम्स हो जाएगा। तो ये चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, हम अगर बात करें मून की कि मून हमें बड़ा सा क्यों दिखता है हमारे अर्थ, तो बाकी तो शायद छोटे 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 दिखते हैं, तो मून हमें बड़ा क्यों दिखता है सबसे। तो देखो यार, इसका सीधा सा कारण है भाई, बड़ा क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमारे पास होगा। तो ये बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि ये हमारे क्लोजर होता है, वेरी क्लोज टू अस होता है। अगर बात करूं मैं एटमॉस्फेयर की, तो क्या मून पर कोई एटमॉस्फेयर होता होगा, ना भाई, कोई एटमॉस्फेयर नहीं, गरीब है, मून पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखो, लिखते चलो, नोट करते चलो। ठीक है, अच्छा, इसके डे टेम्परेचर और नाइट टेम्परेचर की बात की जाए तो कैसा लगेगा, तो कैसा क्या लगेगा। डे में जो टेम्परेचर होता है वो इसका लगभग होता है 127 डिग्री सेल्सियस, और वही नाइट में जो टेम्परेचर होता है, नाइट में वो कितना हो जाता है इसका, नाइट में टेम्परेचर ये माइनस में चला जाता है 173 डिग्री सेल्सियस, -173 डिग्री सेल्सियस। ये लिखते चलना, नोट करते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो यहाँ कोई वेदर नहीं होगा, यहाँ कोई वेदर नहीं होगा तो इसका नो रेन नो विंड, कुछ नहीं है, यानी कि ना तो यहाँ पे बारिश होती है, ना यहाँ पे आपकी हवाएं चलती हैं, ना कोई वेदर है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी ग्रेविटी पुल, हमने देखा कि 1/6 हो जाता है। तो अगर हमारा कोई वेट है, हमारा अगर वेट सपोज करो कि 60 kg है, ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है 60 kg, वहां जाकर वो 6 kg हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं तो और क्या बचा है इसमें, और क्या देख सकते हैं हम। हाँ, 27 डेज एंड 7 आवर्स 43 मिनट लेता है, इतना टाइम लेता है एक रिवॉल्यूशन को कवर करने में। देखो, सैटेलाइट हमारे अर्थ की है तो भैया हमारा चक्कर लगाएगा, जुपिटर का जाके चक्कर नहीं लगाएगा, ये वीनस का जाके चक्कर नहीं लगाएगा। मून भैया हमारे अपने पर्सनल लोग हैं, तो हमारे अपने पर्सनल लोग, हमारे जो सरकारी लोग होते हैं, सरकार होती है, जो आम जनता होती है, वो उन सरकार की आम जनता है और वो उनके चक्कर लगाती रहती है। तो मून हमारा चक्कर लगाता है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11 सेकंड के अंदर। तो आपको याद रखना है सिर्फ 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। अगर ज़्यादा खुजली है अच्छे से याद करने की तो 11 सेकंड भी, अब मिनी पल सेकंड, ये सारी याद कर लेना। ठीक है, वैसे 27 दिन 7 घंटे
43 मिनट में ही कवर अप कर देता है। ठीक है, रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इज एग्जैक्टली द सेम टाइम एज दैट ऑफ इट्स रेवोल्यूशन, यानी कि जब ये रेवोल्यूशन कर रहा है उसी टाइम पर रोटेट भी करता जा रहा है, इसीलिए हमें सिर्फ एक साइड ही दिखती है। इसकी एक साइड दिखने का कारण क्या है, रिवॉल्यूशन और रोटेशन साथ में कर देता है, जिसकी वजह से हमें सिर्फ एक ही साइड दिखती है और हम सिर्फ 59% इसके सरफेस को देख पाते हैं। सिर्फ 59% सरफेस जो है हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। मून के बारे में इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ ली, और क्या हम पढ़ सकते हैं मून के बारे में, आओ ज़रा देखते हैं। आओ ज़रा, मैंने बताया कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, नहीं है। अच्छा, मून की जो लाइट है वो लगभग 1.3 सेकंड लेती है अर्थ तक आने में। ठीक है, अब ये याद रखना भाई, किसने पहले कदम रखा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन। ये मून पर पहुंचे 21 जुलाई 1969 को। अपोलो 11 ये क्या था, लैंडिंग स्पॉट था, जिसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कैसे कहते हैं, अपोलो 11 लैंडिंग स्पॉट, जिसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। और जुलाई 21 1969 को ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन अर्थ की मून की सरफेस पर जाकर कदम रखा इन्होंने। ठीक है, अच्छा ये सारी चीजें हो गई, मून 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 आ गया। अब हम बात करते हैं एस्टेरॉइड्स की। चलो, अब एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, हमने एक शॉर्ट ट्रिक याद की थी, माय वेरी एलिगेंट मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट्स। तो मैंने कहा था कि एक लाइन कर लो इधर, ये क्या है, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो हम कंसिडर करते नहीं है। अब यहाँ जो इनके बीच में एक जो रोटेशन होता है, जरा एक मिनट, जो लाइन होती है ये आपको मैं फिगर से समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ देखो, ध्यान से देखो, ठीक है ना, इसे मैं और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। इट इज ओके। सो देखो, ये क्या है, सन है, मरकरी, वीनस, मार्स और ये अर्थ। ठीक है, ये चीजें दिख गई। थर्ड नंबर पे अर्थ है, फोर्थ पे मार्स है आपका। यहाँ पर ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इनके बीच में जो ये खाली एरिया है, यहाँ एक बेल्ट होती है जिसे हम बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक है, अब ये इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स को डिवाइड करती है। आउटर प्लैनेट ये है, तो ये जो एरिया है यहाँ पर होते हैं कई सारे पत्थर वगैरह, छोटे छोटे प्लैनेट्स आप कह सकते हो उन्हें, तो उन्हें हम बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। ठीक है, ये एक बेल्ट होती है, ये एक बेल्ट होती है। तो चलिए आते हैं हम वापस अपने पेज व्यू पर। आजा भाई, एक और माइनस हो जा, हाँ वेरी गुड। चलो, अरे 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 चाचा रुको, हाँ अब हम बात करते हैं एस्टेरॉइड्स के बारे में। हल्की सी बातें करेंगे, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे एस्टेरॉइड्स के बारे में, क्योंकि एस्टेरॉइड्स अच्छे लोग नहीं होते हैं, काफ़ी गंदे होते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो देखो एस्टेरॉइड्स क्या है, ये बहुत छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं या उनके फ्रेगमेंट्स हैं, टुकड़े हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। तो ये जो क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे चीज़ें, पत्थर हैं, बीच में एक बेल्ट बनाते हैं। तो मैंने बताया कि लाइन किसके बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में ये एक बेल्ट बनाते हैं, ये याद रखना। इस ट्रिक से आपको याद रहेगा एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ होती है, मार्स और जुपिटर के बीच में होती है। ठीक है, और दे आर थॉट टू बी डेब्रिस लेफ्ट ओवर फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ इनर प्लैनेट्स, यानी कि इनर प्लैनेट्स के फॉर्मेशन के टाइम पे टूटे हुए टुकड़े हो सकते हैं ये, तो उसे बोला जाता है। क्योंकि भाई पत्थर वगैरह है तो रॉकियर है, ये है ना, रॉकी है, रॉकी हैंडसम है, तो रॉकी हैंडसम इनर प्लैनेट्स ही होते हैं, बाहर के तो गैसियस होने लगते हैं धीरे धीरे, तो फिर वहां से कैसे पत्थर टूटेंगे। तो इनर प्लैनेट्स जो हैं उनकी बात यहाँ पे हो रही है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अर्थ की शेप कैसी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ, लिख लेना। अर्थ की शेप, अर्थ वाले सेगमेंट में कहाँ गया हमारा अर्थ, अरे अर्थ भैया, अर्थ 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 अर्थ, हाँ ये रहा। तो अर्थ की शेप कैसी होती है बताओ, अर्थ की शेप होती है जियोइड, जियोइड शेप होती है अर्थ की। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अभी डिस्कस करेंगे इसकी अर्थ की शेप वगैरह, देखते हैं कहाँ तक आज के लेक्चर में हम कवर अप कर पाते हैं। तो ये एस्टेरॉइड्स के बारे में इतना ही जानना था, इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। कॉमेट्स क्या होते हैं, देखो कॉमेट्स क्या होते हैं, हम बोलते हैं टूटता तारा, फिर उससे हम मांग लेते हैं भगवान ये करा दे, भगवान आज एग्जाम में पास करा दियो, मेरी विश है और ये मेरा विशिंग स्टार है। तो भैया स्टार कुछ नहीं होते, ये टंटे हैं, आपका अंधविश्वास है, ये कॉमेट्स होते हैं। अब ये कॉमेट्स क्या है, इनकी एक हेड होती है, एक टेल होती है। ये जब नीचे आ रहे होते हैं तो आपको लगता है कि तारा टूट गया, वो तारा वारा कुछ नहीं टूटता है। जब वो जमीन पे आ रहे होते हैं तो एयर के साथ उनका इतना फ्रिक्शन हो जाता है कि उनमें आग लग जाती है और जमीन तक वो पहुंच ही नहीं पाते, राख भी नहीं पहुंचती उनकी, इतनी तेज उनका फ्रिक्शन होता है। तो इट हैज़ अ हेड एंड टेल, इट्स टेल originated only when it gets closer to the sun.
It always points away from the sun because of the force exerted by solar wind and radiation on the cometary material. Halley comets reappears after 76 years, last seen in 1986. तो अब कब दिखेगा भाई? 1986 में दिखा था, तो इसमें 76 ईयर्स और ऐड कर दो भाई, 6 6 12, ठीक है, और 8 और 7 हो गया हमारा 15, 15 और एक 16 और एक ये 0, 2062 में दिखेगा, ठीक है, याद रखना 2062 में जिंदा रहे उसे हेलिस कॉमेट दिखेगा। तो क्या है, कॉमेट्स क्या है, ये हेड और टेल होता है और ये तभी ओरिजिनेट होते हैं जब सन के क्लोजर जाते हैं, है ना। तो ये हमेशा सन से दूर जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि जो सोलर विंड्स होती हैं उनसे एक फोर्स एग्जर्ट किया जाता है और रेडिएशन जो होती हैं कॉमेंट्री मटेरियल्स पे, वो यहाँ पर बात होती है, ठीक है। अच्छा, अब बात करें मेटियर्स की, तो मेटियर्स शूटिंग स्टार्स जिन्हें बोलते हैं, सॉरी कॉमेट्स नहीं थे वो, मेटियर्स थे, आई एम सॉरी, कॉमेट्स नहीं थे, मेटियर्स थे, शूटिंग स्टार्स, probably the remain of comet which are scattered in the inner planetary space of solar system on contact with the earth's atmosphere, they burn due to friction। ये बात है, meteors हैं, कॉमेट का ही हिस्सा होते हैं, बात वही है, कॉमेट ही है ये भी एक तरीके से, लेकिन ये क्या होता है, प्रोबेबली हम कहते हैं कि कॉमेट्स का जो रिमेनिंग पार्ट बचता है फ्रिक्शन वगैरह से और जो फोर्स लगता है, उसके बाद जो कॉमेट्स का एक हिस्सा बचता है वो अर्थ के जब कांटेक्ट में आता है तो उसके साथ फ्रिक्शन करता है एयर के साथ और उसमें आग लग जाती है, ये हम बोलते हैं, जिसे हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। तो कॉमेट्स भी एक तरीके के स्टार हैं, इनके पास हेड टेल होती है, ठीक है, लेकिन जो मेटियर्स होते हैं इन्हें हम शूटिंग स्टार्स बोलते हैं, मेटियर्स को हम शूटिंग स्टार बोलते हैं, मेटियर्स को हम शूटिंग स्टार बोलते हैं, ये कंफ्यूजन मत रखना। The meteors are probably the remains of comet which are scattered in the interplanetary। इंटरप्लैनेटरी क्या है, जो इनर प्लैनेट्स हैं उनके स्पेस में जो सोलर सिस्टम का उनका स्पेस है उसके कांटेक्ट में ये आ सकते हैं, और जब इसके कांटेक्ट में आते हैं तो अर्थ के कांटेक्ट की बात, क्योंकि हम तो अर्थ पे ही देख पाएंगे ना, बाकी के प्लैनेट पर हम देख नहीं सकते। तो अर्थ पे जब आता है तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से वो आग लग जाती है, ठीक है, ये समझ लो, याद कर लो। अर्थ के बारे में हमने रोटेशन देखा, इसके बाद अर्थ का रिवॉल्यूशन हम बात करते हैं। तो अर्थ का रिवॉल्यूशन क्या है, इट इज अर्थ मोशन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, हमेशा इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही मोशन करती है अर्थ, ठीक है, सन के अराउंड। अर्थ एवरेज ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, यानी कि अर्थ की जो ऑर्बिट मतलब सन की जो ये राउंडिंग करती है अर्थ, ये 29.79 किलोमीटर पर सेकंड की बात है, एक सेकंड में इतना कवर कर लेती है, इतनी तेज घूमती है, ठीक है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड लेती है, जिसकी वजह से ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये जब मिलता है ना 4 साल में, जब एक बार मिलता है, सबको जोड़ के 4 से मल्टीप्लाई करके देखो तो एक और दिन आपका बढ़ जाता है, जिसे आप लीप ईयर बोलते हो। तो रिवॉल्यूशन की वजह से, रिवॉल्यूशन के टाइम की वजह से आपको लीप ईयर देखने को मिलता है भाई। लीप ईयर किसकी वजह से देखने को मिल रहा है, अरे भैया आपके जो रिवॉल्यूशन कर रही है तो उसकी वजह से देखने को मिल रहा है। 365 दिन में तो करती हमें पता है, लेकिन 4 साल बाद एक लीप ईयर की बात है जिसमें फरवरी में 29 दिन हो जाते हैं। तो भैया वो जो बात है ना, वो इसलिए है क्योंकि 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड जो हैं ये मिलकर 4 साल में एक दिन बना देते हैं, वो एक्स्ट्रा दिन फरवरी के दिन हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ किसका मदद करता है, सीजन्स में चेंज होना, ठीक है, सीजन्स में चेंज होना। तो आपको याद रखना रोटेशन किस में मदद कर रहा था, डे और नाइट में, ठीक है। और यहाँ पर रिवॉल्यूशन किस में मदद कर रहा है, सीजन में मदद कर रहा है, सीजन्स में। अच्छा, सीजन्स में ये मदद क्यों कर रहा है, देखो रिवॉल्यूशन क्या हो रहा है, अर्थ के सन के अराउंड घूम रही है, ठीक है, ऐसे चक्कर लगा रही है सन के। तो कभी कोई फेस इधर है, कभी कोई फेस इधर है, कभी कोई फेस इधर है, तो जिसकी वजह से सीजन्स अलग अलग जगह पर चेंज होते रहते हैं, है ना, सीजन्स अलग अलग जगह पर चेंज होते रहते हैं। और रोटेशन की वजह से आपका एक तरफ रात, एक तरफ पूरी सनलाइट जाती है, एक तरफ बिल्कुल सनलाइट नहीं जाती, इसलिए दिन रात हो जाता है, ठीक है, इस चीज़ को समझो। रोटेशन 24 घंटे में ही कर देती है, लेकिन रिवॉल्यूशन लेने में इतना टाइम लगता है, इसलिए सीजन्स लंबे होते हैं, डे नाइट छोटे होते हैं। यानी कि कंपैरिजन अगर देखें तो 3-3 महीने के सीजन है, 6-6 महीने के सीजन है, उसके बाद जो रोटेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डे नाइट हो जाते हैं 24 घंटे के अंदर, ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अच्छा, लेंथ ऑफ डेज और नाइट का जो ईयर में हम कहते हैं ना कि सर्दियों में रात छोटी, रात लंबी, दिन छोटा, ऐसे करके बात करते हैं, तो वो रिवॉल्यूशन का कारण होता है, क्योंकि कहीं कहीं टिल्ट है, एक तो टिल्ट की वजह से ये खेल होता है, दूसरा बात जब इसका रिवॉल्यूशन होता है तो इनकी लेंथ जो है उनके अंदर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है पूरे साल के अंदर।
अब जो विंड बेल्ट्स होती हैं, यानी कि हवाएं जहाँ से चलती हैं, जो बेल्ट बनती हैं, तो वो क्या होती है, शिफ्ट होने लगती हैं। कभी इधर, कभी एक साथ एक जगह पूरी गर्मी, हॉट ड्राई एयर चल रही है, लू चल रही है, कहीं कोल्ड एयर्स चल रही हैं। तो ये डिफरेंस आता है रिवॉल्यूशन की वजह से। और लैटिट्यूड का जो आपका डिटर्मिनेशन होता है, उसके अंदर भी रिवॉल्यूशन का कारण होता है। अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है ये भी हम पढ़ेंगे, काहे टेंशन ले रहे हो। अब बात करेंगे इक्विनॉक्सेस, सॉल्स्टिस और लैटिट्यूड की। ये सारी चीज़ें हमने आज पूरा कवर कर दिया। कहाँ तक हमने पूरा ये जो रिवॉल्यूशन था, अर्थ पूरा ख़त्म कर दिया, मून ख़त्म कर दिया, एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स और शूटिंग स्टार यानी मेटियर्स ख़त्म कर दिए। इक्विनॉक्सेस जो हैं, अब इनकी बात थोड़ा सा मैं करूँगा। इसको हम बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे। उससे पहले हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को जान लेते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते क्या हैं। तो देखो यार, लैटिट्यूड यानी कि जो खड़ा हुआ है और लॉन्गिट्यूड जो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, इसे अगर हमें समझना है तो हमें चाहिए एक अर्थ का सरफेस जिस पर कुछ लाइंस होती हैं, और वो लाइंस डिसाइड करती हैं कि लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है। तो आओ थोड़ा सा इधर आओ, कहाँ गया भाई अपना, इधर आओ, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना अगर मज़ा आ रहा है तो, ठीक है। चलो, तो देखो यार, अगर हम बात करें, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। इस पर देखो बहुत सारी ऐसी लाइंस होती हैं, ऐसी लाइंस होती हैं। ये सेंटर पे है ना, इस तरीके से होती हैं। तो ये हमने सेंटर माना है इस जगह से। अगर हम इसको कोनिकल शेप देते हैं, इस तरीके से इसकी कॉर्ड्स को मैच करते हैं, और देखो यार यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से, कुछ इस तरीके से शेप बन रहा होगा, कोन टाइप, है ना। और यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस देखी जाए तो ये, चलो यहाँ पर जो होता है 90 डिग्री लैटिट्यूड होता है, ठीक है। यहाँ पर जो होता है 40 डिग्री लैटिट्यूड होता है, ओके। और यहाँ जस्ट अ मिनट, ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर होता है, ये अभी सही नहीं बनाया, फिगर थोड़ा सा ढंग से बना, ये होता है आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड। क्योंकि ये कौन सा हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा कौन सा है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर है। यहाँ पर 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, ठीक है। तो हमेशा जो लैटिट्यूड होता है, लैटिट्यूड होता है वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होता है, पैरेलल होता है, ठीक है, और हमेशा पैरेलल होता है। तो ये जो लाइन है, ये पड़ी हुई लाइन होती है लैटिट्यूड्स की। लॉन्गिट्यूड जो खड़ी हुई लाइन होती हैं, लेकिन खड़ी हुई लाइन जो होती हैं वो एकदम स्ट्रेट नहीं होती हैं, वो कर्विकल शेप जो होता है उनका वो होता है। तो लैटिट्यूड क्या होता है, पैरेलली इमेजिनरी फुल सर्कल होता है, जो कि अर्थ के सरफेस पे हम उसे ड्रॉ करते हैं। यानी कि इमेजिनरी, एक तो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिन्हें हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये इमेजिनरी पैरेलल हैं और फुल सर्कल बनाती हैं, फुल सर्कल बनाती हैं। इसके अराउंड हम देखें तो पूरा सर्कल यहाँ पे बनाती हैं, उन्हें हम लैटिट्यूड बोलते हैं। तो भाई लार्जेस्ट लैटिट्यूड कहाँ होता है, लार्जेस्ट लैटिट्यूड कहाँ होता है, लार्जेस्ट लैटिट्यूड कहाँ होता है बताओ, इक्वेटर पे होता है। लार्जेस्ट लैटिट्यूड इक्वेटर पे होता है। और शॉर्टेस्ट लैटिट्यूड की बात की जाए अगर, शॉर्टेस्ट लैटिट्यूड वो कहाँ पे होता है, हमारा पोल्स पे होता है। पोल्स कौन कौन से, नॉर्थ और साउथ जो पोल्स होते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ये कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है, कभी मिलते नहीं, क्योंकि पैरेलल हैं, इसीलिए कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, हमेशा इक्वी डिस्टेंस रहते हैं, एक दूसरे से इक्वली डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है। अच्छा, लैटिट्यूड का काम क्या है, देखो मेन लैटिट्यूड है अपने एकदम पड़े हुए भैया, और इनको जब गुस्सा आता है तो ये टेम्परेचर को कोऑर्डिनेट करने लग जाते हैं। तो टेम्परेचर कोऑर्डिनेट कौन करता है, लैटिट्यूड करता है। ये कौन से टेम्परेचर कोऑर्डिनेटर है, होता है ना स्कूल में सीनियर कोऑर्डिनेटर, जूनियर कोऑर्डिनेटर, और इंग्लिश का कोऑर्डिनेटर और ज्योग्राफी का कोऑर्डिनेटर। तो ये जो कोऑर्डिनेटर है ये क्या है, लैटिट्यूड भैया है, ये टेम्परेचर को कोऑर्डिनेट करते हैं। ध्यान रखना, टेम्परेचर को कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, लिख लेना, जब हम 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं, 1 डिग्री लैटिट्यूड बढ़ाते हैं, सॉरी 1 डिग्री जब लैटिट्यूड पर जाते हैं तो लगभग 111 किलोमीटर हम कवर कर लेते हैं। तो देख रहे हो 111 किलोमीटर के अंडर आपका आता है 1 डिग्री लैटिट्यूड, यानी कि 1 डिग्री लैटिट्यूड जो है 111 किलोमीटर कवर अप करता है। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो ना, समझ आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल ऐसे ही समझ आना चाहिए। तो 1 डिग्री लैटिट्यूड जब होगा 111 किलोमीटर तक हम कवर अप कर लेंगे। तो चलो थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज भी पढ़ लेते हैं, ये तो हमने अपनी तरफ से आपको बता ही दिया है।
तो कहाँ गए लैटिट्यूड, ये देखो इमेजिनरी लाइंस हैं, पैरेलल हैं, है ना, इक्वेटर में भाई साहब यही बताया था एकदम। मेजर्ड एज एन एंगल हुज एपेक्स इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि उसका मैंने बताया ना यहाँ से हम नाप रहे हैं, ये सेंटर है ना अर्थ का, यहाँ से हम इसे नाप रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा, द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री लैटिट्यूड while the north pole is 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल इज 90 डिग्री साउथ। मैंने बताया यहाँ पर तो सेम चीज इधर भी होगी, यहाँ भी हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इस चीज को, और यहाँ पर ऐसे करके, और ये सीधी लाइन आएगी तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा। तो ये थोड़ा टिल्टेड है, टिल्टेड की बात अलग बाद में करेंगे, ये अभी आप समझ लो, ये नॉर्थ है ये साउथ है, इस चीज को आपको क्लियरली समझ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, 23 डिग्री नॉर्थ जो है रिप्रेजेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वाइल 20 डिग्री साउथ जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को यहाँ पर डिनोट करता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में मिलेगा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में मिलेगा। डिग्री इनकी सेम है 23 डिग्री, ठीक है, 23 डिग्री इनकी आपकी सेम है, ठीक है। 23 डिग्री यहाँ पे अगर मैं प्रॉपरली बात करता हूँ, प्रॉपरली तो एग्जैक्टली बात की जाए इसके यहाँ ये जो स्लैश है इसका मतलब है 23.5 डिग्री होता है, ठीक है। 23.5 डिग्री साउथ में जाओगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और नॉर्थ में जाओगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो याद रखना 23.5 डिग्री नॉर्थ अगर उसने बोला है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और 23.5 डिग्री साउथ बोला है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। अगर वहीं, अच्छा मैं एक और चीज आपको बता देता हूं, अगर वो बोल दे कि 66.5 डिग्री बात कर रहा है, 66.5 डिग्री वो बात कर रहा है, तो यार 66.5 डिग्री का मतलब क्या है? 66.5 डिग्री आपका ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक सर्कल बन जाता है, आर्कटिक सर्कल बन जाता है। क्या 66.5 डिग्री नॉर्थ जो है वो आर्कटिक सर्कल बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें 66.5 डिग्री साउथ की, तो ये आपका बन जाता है, इसका कलर हम चेंज करेंगे, ब्लैक करते हैं, ब्लैक, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ाते हैं, हाँ, तो ये बन जाता है आपका अंटार्कटिक सर्कल। कौन सा? अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल बन जाता है। तो याद रखना कि 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और 23.5 डिग्री साउथ है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है भैया। और अगर 66.5 डिग्री नॉर्थ है तो क्या है? ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक सर्कल, और 66.5 डिग्री है साउथ में तो वो बन जाता है आपका अंटार्कटिक सर्कल। ये 66.5 डिग्री साउथ में है जो कि अंटार्कटिक सर्कल बना रहा है। तो आई होप ये इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी, और ये इतना ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। इससे पहले इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लॉन्गिट्यूड समझेंगे। चल भाई चल भाई, हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा, साफ हो जा, वेरी गुड। तो देखो अब हमने लैटिट्यूड समझा, अब हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। तो हम थोड़ा सा पेन का थिकनेस कम करते हैं क्योंकि फिर मज़ा नहीं आएगा। तो देखो ये लॉन्गिट्यूड ऊपर आ जा। तो ये देखो लॉन्गिट्यूड क्या है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर फिर से समझते हैं ग्राफ के थ्रू, ठीक है। चल भाई ऊपर आ, ऊपर आ। हाँ, इसका भी हम कलर थोड़ा सा बदलेंगे, ब्लैक लेंगे, और ये ठीक है। तो हमारा वही हमारा अर्थ है ये। अरे यार क्या बन गया ये, चलो इस तरीके का हमने अर्थ मान लिया। इसमें देखो यार, ये इस तरीके से लाइंस आपने देखी होंगी, कभी ग्लोब देखा हो तो इस तरीके से लाइंस बन रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, ठीक है। तो ये जो लाइंस हैं ये क्या है? ये आपका शो कर रही है लॉन्गिट्यूड। क्या है? लॉन्गिट्यूड। क्या है? लॉन्गिट्यूड। वो लाइंस कुछ इस तरीके से सर्कल बना रही थी ऐसे, ये लाइंस कुछ इस तरीके से सर्कल बनाएंगी, तो ये क्या है? ये लॉन्गिट्यूड है। लेकिन लैटिट्यूड क्या था? कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करता था। लेकिन लॉन्गिट्यूड क्या है? लॉन्गिट्यूड भैया है कि भाई हाँ हम हैं लॉन्गिट्यूड और हम होंगे कन्वर्ज। तो ये कन्वर्जिंग होते हैं। सबसे पहली चीज ये क्या होते हैं? कन्वर्जिंग होते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड क्या है? कन्वर्जिंग है, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइम मेरिडियन की, तो वो यहाँ से देखो इस सेंटर से आप कोई एंगल बना लो, तो यहाँ पे 135 डिग्री पर आपका प्राइम मेरिडियन आ जाता है। प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन जिसे आप पीएम बोलते हो। तो यहाँ पर 0 डिग्री है, ये चीज़ बाद में समझेंगे, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है खास आपको। तो लॉन्गिट्यूड क्या है? इसके बीच में अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा जाए तो कहाँ होगा?
आपका इक्वेटर पे होगा। इस जगह पर आपका सबसे ज़्यादा डिस्टेंस इन दोनों के बीच में होगा। दो लाइन अगर हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड की, तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस यही होता है, फिर डिस्टेंस कम होता जाता है ऊपर नीचे की तरफ, ठीक है। अच्छा, हमने देखा था कि जो लैटिट्यूड है वो क्या था, टेम्परेचर कोऑर्डिनेट था। जो लॉन्गिट्यूड होता है ये टाइम कोऑर्डिनेट होता है। क्या होता है, टाइम कोऑर्डिनेट। तो अब आपको पता चला कि प्राइम मेरिडियन हम बोलते हैं ना, AM PM, आफ्टर मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, तो ये इसी की वजह से होता है, लॉन्गिट्यूड की वजह से। अगर हम बात करें GMT की, तो ये क्या है, ये टाइम को जो मैनेज करने के लिए मदद करता है वो होता है हमारा लॉन्गिट्यूड। कहीं हर जगह सेम टाइम नहीं होता है, हर अलग अलग जगह डिफरेंट टाइम होता है, तो वो होता है हमारा लॉन्गिट्यूड, जो कि इसमें हमें मदद करता है, ठीक है। समझ रहे हो ना बात। अगर इनकी हम लेंथ की बात करें तो लेंथ हमेशा इनकी सेम रहती है, सबकी लेंथ सेम होगी। क्या होगी, सबकी लेंथ सेम होगी, सबकी लेंथ सेम होगी, हर जगह सबकी लेंथ सेम होगी। और ये क्या, पोल पर मिलते हैं जाकर। कन्वर्ज कहाँ होते हैं, पोल्स पर होते हैं, नॉर्थ साउथ में ये कन्वर्ज हो जाते हैं। अब कहीं भी हो ये पोल पर जाकर ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए लॉन्गिट्यूड की इतनी हमने यहाँ पर देखी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देख लो, इट इज द एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम सेंटर अर्थ ऑन द ग्लोब। द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ड्रॉन एज अ सीरीज ऑफ सेमीसर्कल्स that extend from north pole to the south pole through the equator। इक्वेटर से होकर जाती है, इन्हें हम मेरिडियंस भी बोलते हैं, ठीक है। इंडिया whose longitudinal extent is approx 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड है हमारा, ठीक है। ओनली वन टाइम जोन है इसीलिए हमारा। और 82.5 डिग्री ईस्ट फॉर द स्टैंडर्ड टाइम विच इज 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ GMT, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम जो है हमारा उससे 5 hours 30 minutes आगे चलता है हमारा टाइम, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो कि हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 30 डिग्री है, ठीक है। हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का 30 डिग्री है, और हमने जो 82.5 डिग्री तक हमने इसे सेलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ तक हमारा जो टाइम है 5 hours 30 minutes हमारा चलता है। तो इतनी चीज़ आपको आज समझ आई। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है, और ये इक्लिप्स के बारे में समझेंगे, सॉलिस्टिस के बारे में समझेंगे, और यहाँ तक हमारा ये ज्योग्राफी खत्म होगा यूनिवर्स का। फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में अर्थ के ऊपर आएंगे, अर्थ के ऊपर बात करेंगे। तो इंटरनेशनल डेट लाइन्स हम इक्विनॉक्स अभी आपका बचा है, सॉलिस्टिस बचा है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और इंटरनेशनल डेट लाइन एक छोटा सा लेक्चर बनाएंगे अलग से, क्योंकि अगर एक साथ आपको सारी चीज़ें पढ़ा दें तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ अब तक आपको चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर नहीं आई है तो कमेंट करो। ये थोड़ा सा सीरियस लेक्चर था क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि काफ़ी बारीक बारीक चीज़ें इसमें हमें समझनी थी, तो ज़्यादा मजाक और ट्रिक इसमें थी नहीं। खैर, फिर भी उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ों में मज़ा आया होगा, समझ आया होगा, और इन्जॉय आपने किया होगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, आसपास सफाई रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। तो अपना ध्यान रखो, अपने लोगों का ध्यान रखो आसपास, और कहीं बाहर मत जाओ फालतू में, घर बैठ के पढ़ाई करो, एग्ज़ाम के फॉर्म्स भरते रहो। नेवी SSR AA का निकल चुका है फॉर्म, 26 अप्रैल 2021 से 5 मई तक उसका डेट कर दिया गया है। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको मैंने इसी वीडियो में दे दी। मेल फीमेल जो भी हैं, आप वहाँ पर जाकर देखो क्या आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या क्राइटेरिया है, वो आपको वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। बाकी रही बातें वो हम करते रहेंगे अगले लेक्चर में। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, कीप योरसेल्फ हेल्दी, कीप योर सराउंडिंग्स। जय हिंद, जय भारत।